सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जीके और जीएस दोनों की क्लास लेके चल रहे हैं और जीएस की क्लास आज की क्लास जीएस की ही होगी। आज हम चैप्टर जो लेके आए हैं उसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, अब ये प्रकाशिकी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ये ऑप्टिक्स जो है किससे रिलेटेड है? प्रकाश से रिलेटेड है। इसीलिए हमको पहले प्रकाश जान लेना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से, या प्रकाश वह तत्व है जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात बिना प्रकाश के आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। कोई कहेगा, कोई कहेंगे कि सर हम आँख से देख पाते हैं, तो आँख ही पर्याप्त नहीं है आपके लिए देखने के लिए। जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं देख पाएंगे। जैसे रात अगर होता है तो आपके पास तो आँख रहता ही है। अब आँख रहता है तो फिर भी आपको दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब इससे प्रूव्ड हो जाता है कि बिना प्रकाश के आप कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश वह तत्व है या वस्तु है या बंडल है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और ये देखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकाश के साथ घटनाएं होती है। जैसे प्रकाश जो है, आपको हम सबसे पहले बता दें कि प्रकाश से होता क्या है। तो प्रकाश से परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश से परावर्तन होता है, प्रकाश से अपवर्तन होता है, प्रकाश से अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन, परावर्तन। उसके बाद प्रकाश में तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश में तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये सारे क्वालिटीज हैं जो प्रकाश के अंदर है। अब इन्हीं क्वालिटीज के अंदर जो है ना, इन्हीं क्वालिटीज से पूछे जाते हैं प्रश्न प्रकाश। इसीलिए आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। सबसे पहला बात ये आता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है ना चलता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश में चाल होती है, ठीक है। अर्थात प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रकाश आता कहाँ से? सूर्य से। सबसे बड़ा स्रोत अगर प्रकाश का है तो वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो उसके साथ कौन सा माध्यम होता है ये पूछा जाता है। तो प्रकाश जब सूर्य के पास से चलता है तो वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, और नहीं माध्यम होने के कारण हम उस समय निर्वात उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो वो उस समय जो है ना निर्वात में चलता है। अर्थात निर्वात होने का मतलब है माध्यम कोई भी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी माध्यम नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, वही प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दोनों सवाल में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम में दिया जाता है कि किसे माध्यम, मतलब कौन निर्वात में चल सकता है। उस समय आप ध्वनि भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चलता है, ठीक है। और प्रकाश बिना माध्यम के ही चलता है। इसीलिए प्रकाश जो बिना माध्यम के चलता है, इसका प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक अगर कहीं होता है तो निर्वात में, ठीक है। जो चलेगा तो उसका स्वाभाविक है कि चाल होगा। अब चाल होगा तो चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, ये चीज़ से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में होता है तो निर्वात में उसका चाल होता है। उसके बाद उसका चाल जो है ना ठोस में, ठीक है। उसके बाद उसका चाल जो होगा वो ठोस में होगा। प्रकाश का जो चाल होगा विभिन्न ठोस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ठोस के बाद द्रव में आता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाएंगे। सबसे अधिक पूछेगा तो निर्वात हो जाएगा, अगर सबसे कम होगा तो उस समय द्रव होगा तो द्रव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द्रव। द्रव में भी अलग अलग द्रव के साथ अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि कांच रहेगा, ठीक है, कांच रहेगा, उसके बाद अगर हाइड्रोजन रहेगा, उसके बाद गैस में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाता है, कांच हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद जल हो गया, इनमें सभी होगा, ठीक है, इनमें सभी होगा। तब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसमें चाल होगा, तो ठोस जो होगा तो ठोस कांच है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाल किसमें होगा? कांच में। ठोस तो यहाँ लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ठोस है कौन। तो ठोस इसमें कांच है, इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक चाल किसमें होगा? कांच में। और सबसे कम यहाँ पे किसमें होगा? तो यहाँ हाइड्रोजन गैस होता है, इसलिए सबसे कम। तो ये पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ठोस द्रव गैस हमने बताया है, तो ठोस द्रव गैस। और सबसे अगर अधिक होगा तो निर्वात होगा। किसमें होगा? निर्वात, मतलब बिना माध्यम का। ये सारे माध्यम है, ये बिना माध्यम का है, बिना माध्यम का सबसे ज़्यादा। अच्छा, बिना माध्यम में कितना चाल होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है,
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये होता है आपका निर्वात में चाल, ठीक है, निर्वात में चाल। वही कांच में चाल अगर पूछा जाता है तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कांच में हो जाता है। जल में पूछा जाता है, ठीक है, जल में पूछा जाएगा तो 2 गुने आपका 2.25, तो ये तो बड़ा हो गया जी, 2.25। इसका मतलब है कि जल में अधिक होगा, ठीक है, 2.25 याद रखिएगा कि जल में ही ज्यादा होगा, ठीक है, 2.25 गुने 10 के पावर 8। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना है, 10 के पावर 8 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा है, ठीक है। तो कांच में कम होता है चाल, ठीक है, याद रखिएगा, ठोस में और द्रव में ज्यादा होता है। क्या होता है, कांच में जो है कम होगा और ठोस में ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ठोस जो है ठोस से ज्यादा जल में होगा, ठीक है, ठोस से ज्यादा जल में। क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, इससे जल का जो चाल देख रहे हैं, तो जल का चाल क्या है, 2.25 गुने 10 के पावर 8 और 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, लेकिन अपवर्तनांक इसका जस्ट उल्टा होता है, अपवर्तनांक इसका जस्ट उल्टा होता है, अर्थात जिसमें ज्यादा चाल है उसका अपवर्तनांक उसमें कम होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, चाल पूछा जा रहा है, स्पीड पूछा जा रहा है या अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, ठीक है, अपवर्तनांक। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर अपवर्तनांक पूछेगा तो उल्टा समझ लीजिएगा, स्पीड के उल्टा, ठीक है। स्पीड जिसमें ज्यादा है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और स्पीड जिसमें कम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जल का ज्यादा है ठोस से, कांच से ज्यादा स्पीड है जल का, तो इसलिए अपवर्तनांक इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कांच का ज्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 3 चीजों को याद रखना है, कम से कम क्या क्या चीज का याद रखना है। तो निर्वात में याद रखना है हमें, ठीक है, निर्वात में सबसे पहले याद रखना है, निर्वात में चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को जरूर याद रखिएगा, वहां पे किलोमीटर प्रति सेकेंड दे सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। वही उसके बाद है कांच में हो जाएगा आपका 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वही जल में आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतना बात को ध्यान रखना है। थोड़ा सा तारपीन के तेल में भी याद रख लीजिए, मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, तारपीन का तेल में जो होता है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और नाइलॉन में जो होता है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस बात, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे चीज, इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो स्पीड से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्पीड से आपको यही ध्यान में रखना है। स्पीड जिसमें ज्यादा होगा अपवर्तनांक उसमें कम होगा, अपवर्तनांक जिसमें ज्यादा होगा स्पीड उसमें क्या होगा, कम होगा। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, लाइट की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो लाइटें बढ़ा रहे हैं, लाइट की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बोला कि लाइट कितना तेज चलता है, तो सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलता है, निर्वात में, ठीक है। उसके बाद किस में आ जाता है, द्रव में। उसके बाद किस में आ जाता है, ठोस में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम 1 मिनट बंद करो तो, ठीक है। चलिए, अब हम प्रकाश की पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश की जो है, प्रकाश जो तंतु होता है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, प्रकाश जो तंतु है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूछा जाता है सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का जो तंतु होगा जिसको हम प्रकाशिकी बोलते हैं, वो प्रकाश के पूर्ण परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिए, टोटल रिफ्लेक्स, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। उसके बाद है मृग मरीचिका के बारे में मैं बता दूं, प्रकाश तंतु के बारे में पूछेगा। प्रकाश तंतु के बाद है मृग मरीचिका के बारे में पूछेगा, मृग मरीचिका। अब ये क्या होता है मृग मरीचिका, तो कभी कभी जब आप रोड पर चलते होते हैं या कभी कभी आप जब रेगिस्तान को देखते हैं
तो उस समय आपको रेगिस्तान में लगेगा कि आगे बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, आगे बहुत बड़ा समुद्र है, या रोड पर लगेगा कि आगे बहुत ज्यादा पानी है, तो उसी को हम कहते हैं मृगमरीचिका। क्या कहते हैं? तो ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको दो बातें याद रखना है। एक तो पहला मैंने बताया, तीन बातें याद रखना है। एक पहला मैंने बताया कि प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश तंतु, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। दूसरा मैंने बताया कि भाई मृगमरीचिका जो बनता है, मृगमरीचिका से मतलब हो गया कि दृष्टि भ्रम, ठीक है, उसको हम कहते हैं दृष्टि भ्रम। देखते कुछ और है, होता कुछ और है, उसी को कहते हैं दृष्टि भ्रम। तो ये पूछा जाता है कि दृष्टि भ्रम किसके कारण होता है? तो टोटल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। साथ में हीरा जो चमकता है, हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्या क्या है। मृगमरीचिका का बनना, हीरे के चमकना, और प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर कार्य करना। इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रकाश में जो होता है तरंग धैर्य होता है। क्या होता है? तरंग धैर्य। प्रकाश में वेग होता है। प्रकाश में क्या क्या होते हैं? तो प्रकाश में परावर्तन के साथ, अपवर्तन के साथ तरंग धैर्य भी होता है, और इसमें वेग भी होता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें वेग भी होता है, ठीक है, वेग के अलावा आवृत्ति भी होती है। वेग के अलावा आवृत्ति भी होती है। क्या होती है? आवृत्ति। तो इतनी सारी प्रकाश में चीजें, घटनाएं। परावर्तन किसको कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए। तो प्रकाश का, जैसे कोई सतह है और प्रकाश जब आ रहा है तो आ करके टकरा करके अगर मुड़ जाएगा तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अगर कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए कि इसमें जल है, ठीक है, जल है, हवा से आया, एक माध्यम हवा से आया प्रकाश, हवा से आने के बाद जब ये इसमें प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद जो है थोड़ा सा ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गया, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो गया। अब विचलित होकर निकलना ही प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए सीधा ना आकर के थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी वस्तु, पानी में अगर कोई वस्तु गिराते हैं तो वो तिरछा नजर आता रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, वो सीधा होते हुए भी तिरछा नजर आता है, ठीक है, यही कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रकाश में वेग होता है, प्रकाश में तरंग धैर्य होता है। अब प्रकाश में वेग होता है तो वायु से जब कांच में, मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको क्या क्या बदलते हैं? तो उसकी दिशा तो बदलती ही है। देख लीजिए, दिशा तो बदलते ही अपवर्तन के कारण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद दिशा थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, पहला। दूसरा, उसके तरंग धैर्य और वेग बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? तरंग धैर्य। और क्या नहीं बदलता है? तो नहीं बदलता है तो आवृत्ति। तो इससे एग्जाम में पूछा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाता है, या माध्यम के नाम ही ले लेगा, माध्यम ले लेगा, जैसे वायु से जल में जाता है, तो उस समय उसके क्या बदलाव होंगे? तो उस समय उसके बदलाव होंगे आपके तरंग धैर्य, वेग। आवृत्ति क्या नहीं बदलाव होंगे? तो आवृत्ति बदलाव नहीं होंगे। इस सवाल को पूछा गया है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तरंग धैर्य और वेव। अब ये तरंग धैर्य क्या होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या है और वेव्स के कितने टाइप्स है, ये सारे चीज मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए हम तरंग धैर्य के बारे में नहीं बताएंगे। वेग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, आवृत्ति के बारे में भी बता चुका हूँ। ये ऑलरेडी पहले से ही आपको साइंस में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर सही से नहीं देखा है तो एक दो बार देखिए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है सारा चैप्टर। अगर एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा चैप्टर आपको कभी याद नहीं होंगे। इसलिए हर हाल में साइंस कहता है कि भाई आप सीरीज से चलिए, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अगर क्रमबद्ध ज्ञान आकर नहीं ले रहे हैं तो आपको साइंस कभी नहीं आएगा। इसलिए याद रखिए कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब है जैसे जैसे चैप्टर आपका इंड होता जा रहा है वैसे वैसे वो चैप्टर आगे जुड़ते चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि प्रकाश में आपको क्या पढ़ना पड़ गया, वेग पढ़ना, तरंग धैर्य, आवृत्ति। इसका मतलब ही नहीं आप समझते हैं तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे मैंने आपको बता दिया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में क्या नहीं बदलते हैं, तो आवृत्ति। क्या बदल जाते हैं? तो तरंग धैर्य और वेग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण जो है परावर्तन होता है। अब परावर्तन होता है तो स्वाभाविक है कि हम उसका उपयोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो जब दर्पण में दाढ़ी बनाना होता है
तो कौन सा दर्पण हम प्रयोग करते हैं? परावर्तन हुआ जिसके कारण इमेज बना, इमेज बना मतलब छाया बना। अब ये छाया बनने के कारण जो है हम इसका प्रयोग कहाँ कर लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने में आपको कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल। ठीक है, अब अवतल उत्तल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अवतल और उत्तल एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। अवतल और उत्तल एक प्रकार का क्या है? गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण में एक का भाग जो है मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर उठा हुआ है, ठीक है, अगर ये जो है, अब देखिए ये वाला कलई किया गया है और एक ये वाला कलई किया गया है, तो जिसका धंसा हुआ है वो अवतल है, ठीक है, और जिसका उठा हुआ है वो उत्तल है। अर्थात इसको हम उत्तल कहेंगे, ठीक है, और इसको हम अवतल कहेंगे। ठीक है, अवतल इसी को कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब दाढ़ी बनाना होगा तो उस समय धंसे हुए परावर्तक सतह चाहिए, ठीक है। और जब हमको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करना है तो साइड मिरर के रूप में आपको उत्तल का प्रयोग चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड मिरर का प्रयोग हम उत्तल का इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोटा तस्वीर दिखाता है, और दाढ़ी बनाने के लिए तो बड़ा तस्वीर में चाहिए, बड़ा तस्वीर चाहिए। तो बड़ा तस्वीर कौन दिखाता है? ये दिखाता है। इसमें दोनों प्रकार की तस्वीरें बनते हैं, काल्पनिक और मतलब इमेज जो है दोनों प्रकार के बन जाते हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। लेकिन इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है कि ये चीज, ये हम अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, वही उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हेडलाइट में अगर हमको पूछा जाए तो हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इतना बात आपको प्रकाश से याद रखना है, क्योंकि प्रकाश के कारण ही दर्पण में क्या है? इमेज बनता है। किसके कारण? प्रकाश। प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक इमेज नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से टकराएगा तो सीधा परावर्तन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए समतल दर्पण नहीं है, धंसा हुआ है, उठा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका परावर्तन होता है। आगे समझ में? आगे है अगला हम पढ़ेंगे आपको कि जब क्षितिज पर होता है सूर्य चंद्रमा, ठीक है, तो वो हमें किस आकार का दिखाई देगा? या हमको दीर्घ आकार का दिखाई देता है। किस आकार का दिखाई देता है? क्षितिज का मतलब है कि कहने का मतलब है कि सूर्य जब आप या तो सबेर होता होगा, तो सबेर होता होगा तो आपको ध्यान देते होंगे कि ये पूर्व है, ये पूर्व है, और पूर्व में सीधा पूर्व में ऐसे दिखाई देता है सूर्य, ठीक है, ऐसे दिखाई देता है, ये ऊपर की ओर दिखाई नहीं देता है। तो हम इसको कहते हैं कि क्षितिज में है। क्या है? क्षितिज में। और जब ये क्षितिज में होता है तो उस समय हमको सूर्य जो है ना बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। छोटा कब दिखाई देता है? जब ऊपर होता है, उस ऊपर होता है तो उस समय छोटा दिखाई देता है, और जब क्षितिज में होता है तो उसका जो है ना आकार जो है ना थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा को हम दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है को हम जो हमको क्षितिज में बड़ा दिखाई देता है? तो बड़ा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण दिखाई दे रहा है? तो इस बात को ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सूर्य जो है ना, सूर्य क्षितिज पर होने पर जो है आपका बड़ा दिखाई देने का क्या रीजन है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, बड़ा दिखाई देने का प्रकाश है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रकाश क्षितिज में होता है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा वायु से उसको टकराना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा वायु से टकराएगा तो अधिक से अधिक परावर्तन हो जाएगा, अधिक से अधिक विचलित हो जाएगा प्रकाश, और अधिक से अधिक विचलित होगा तो बड़ा से बड़ा तस्वीर क्या है? दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से ये बात को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता दें कि सूर्योदय जो है ना, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? अब ये भी पूछा जाता है कि जैसे कहने का मतलब सूर्योदय हुआ नहीं फिर भी सूर्य दिखाई देने लग जाता है, इसका क्या रीजन है? तो इसका भी रीजन अपवर्तन ही है, ठीक है। सूर्य होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? क्योंकि जब सूर्य निकलने वाला होता है तो उस समय प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य हमको दिखाई देने लग जाता है। सूर्य वास्तव में निकला नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इस घटनाओं को ध्यान रखना है। मैंने 2 घटना बताए, एक तो क्षितिज पर होने पर बड़ा दिखाई देना, दूसरा सूर्योदय होने से पहले दिखाई दे देना। तो इस किसके कारण हो रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहे हैं, ठीक है, परावर्तन के कारण नहीं। अब है खतरे के संकेतों के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाल प्रकाश का प्रयोग ही क्यों करते हैं? खतरा का संकेत का प्रयोग, जैसे आप देखते होंगे कि सिग्नल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिग्नल। अब ये सिग्नल में प्रयोग करते हैं हम लाल का। किसका करते हैं? लाल का, ठीक है। तो लाल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो जैसा कि हमने अभी बताया कि प्रकाश में होता है वेव, तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। अब ये तरंग दैर्घ्य
में प्रकाश में सभी रंगों में, मतलब प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ते हैं? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब 7 रंगों में विभक्त किसके आधार पर हम कर रहे हैं? तो तरंगदैर्घ्य के आधार पर ही कर रहे हैं, जिसमें किसी में ज्यादा तरंगदैर्घ्य है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी में होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में होता है। किस में होता है? लाल में। तो यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण हम दूर से ही उसको देख पाते हैं। किससे दूर से देख पाते हैं? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, इसीलिए हम उसको दूर से देख पाते हैं, इसीलिए सिग्नल में उसका प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिग्नल में हम लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण हम दूर से उसको देख पाते हैं। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है ना बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, जिसमें तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, विचलन उसका कम होता है, अर्थात उसका स्कैटरिंग कम होगा, वो प्रकाश ज्यादा नहीं फैलेगा। अब जो ज्यादा नहीं फैलेगा वो दूर से दिखाई देगा, और जो ज्यादा फैलेगा वो दूर से दिखाई नहीं देगा। तो यही कारण है कि बैगनी ज्यादा फैल जाता है, और ज्यादा फैल जाने के कारण वो दूर से दिखाई नहीं देगा। तो विचलन सबसे ज्यादा किसमें होगा? बैगनी में। और सबसे कम किसमें होगा? लाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक विचलन को एक तरंगदैर्घ्य, इससे पूछा जाता है कि प्रकाश में तरंगदैर्घ्य से क्या क्या घटनाएं घट सकती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का किस घटना के कारण होता है? मतलब साबुन में कभी कभी देखे होंगे कि साबुन झाग देता है तो रंगीन दिखाई देता है कभी कभी। ठीक है, मतलब झाग में जो फेन होता है, जिसको हम कहते हैं, उस फेन में रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रंगीन दिखाई देने का क्या रीजन है? ठीक है, रंगीन दिखाई देने का क्या रीजन है? तो रंगीन दिखाई देने का रीजन आपका है प्रकाश के बहुलित परावर्तन होता है, अर्थात बहुत मात्रा में परावर्तन हो जाना। ठीक है, बहुत मात्रा में परावर्तन, अपवर्तन नहीं, यहाँ पे परावर्तन। क्या है? परावर्तन। और व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है, और दूसरा है व्यक्तिकरण। ठीक है, तो रंगीन दिखाई देना, व्यक्तिकरण और परावर्तन दोनों होते हैं। परावर्तन में बहुलित परावर्तन होगा, और नहीं तो व्यक्तिकरण आएगा। दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो आपका होगा या तो व्यक्तिकरण हो जाएगा, और नहीं तो परावर्तन। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं। याद रखना आपको है कि भाई परावर्तन और अपवर्तन में कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूजन आपको क्या होगा? परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन के कारण मैंने क्या क्या बताया? परावर्तन के कारण अभी मैंने बस यही बताया है कि परावर्तन एक इससे पहले हमने बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम सीधे बहुलित परावर्तन बता रहे हैं। बहुलित परावर्तन का मतलब है कि बहुत मात्रा में परावर्तन होना। ठीक है, बहुत मात्रा में परावर्तन होना, जिसके कारण झाग में रंगीन आ जाता है। उसके बाद है व्यक्तिकरण, और उसके बाद है क्या है? व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण को ही बहुलित परावर्तन के नाम से जानते हैं। व्यक्तिकरण को ही बहुलित परावर्तन के नाम से जानते हैं। या तो व्यक्तिकरण रहेगा या तो बहुलित परावर्तन रहेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में। सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात हम कर लेते हैं। किसकी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपके पास प्रकाश है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट रूप में कितना दूर तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं आप। इसीलिए हम 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं हम? नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? स्पष्ट रूप से प्रकाश में अगर आपको कहाँ तक दिखाई देगा तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहाँ तक देख पाते हैं तो अनंत तक। कहाँ तक देख पाते हैं? अनंत तक। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि स्पष्ट कहाँ तक दिखाई देता है तो आपको कहाँ तक दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। और अब हम बता दें आपको कि तरंगदैर्घ्य जो होता है एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। क्या होता है? ठीक है, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। लघु तरंग और दीर्घ तरंग होता है। दो तरह का तरंग होता है, एक लघु तरंग और एक दीर्घ तरंग। तो वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक परिकीर्णन होता है। मतलब वायुमंडल किसको ज्यादा परिकीर्णित कर देता है? लघु तरंगे को। दीर्घ तरंगे को ज्यादा परिकीर्णित नहीं कर पाता है। मतलब प्रकाश का जो तरंग होता है उसमें लघु तरंग और दीर्घ तरंग होते हैं, जिसमें वायुमंडल के कारण लघु तरंग ज्यादा परिकीर्णित हो जाते हैं और दीर्घ तरंग जो है ना
कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें तरंग दैर्घ्य कम होगा, यहाँ पे बोल दिया लघु तरंग का मतलब कम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और दीर्घ तरंग का मतलब क्या हो गया, ज्यादा तरंग। तो प्रकाश में जो है, प्रकाश में लघु तरंग का क्या हो जाता है, फैलाव ज्यादा हो जाता है, और दीर्घ तरंग का फैलाव कम होता है। तो ये ऑलरेडी हम पहले भी बताए कि तरंग दैर्घ्य के कारण जो है ना प्रकाश का फैलाव होता है। तंतु जो है, तंतु प्रकाशीय संरचना के द्वारा जो है ना, प्रकाश के तरंगों द्वारा ही ये सारे चीज, जितने भी प्रकाशीय संरचना होती है, सबके सब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य ही शो करता है। तो जो भी प्रकाशीय संरचना के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सारा के सारा किससे आपको रिलेट करना है, तरंग से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक चीज और पूछा जाएगा, एंडोस्कोप। क्या पूछा जाएगा, एंडोस्कोप, ठीक है। अब एंडोस्कोप जो है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर, तो ये भी टोटल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के विकिरणों, प्रकाश में होता है विकिरण, विकिरण क्या होता है प्रकाश में, विकिरण। तो प्रकाश में विकिरण का क्या मतलब होता है, ये समझ लीजिए, विकिरण, ठीक है। प्रकाश में विकिरण भी होता है। विकिरण क्या होता है, तो प्रकाश में विकिरण होने का मतलब, जैसे कहने का मतलब है कि बिना कोई माध्यम के अगर कोई चीज गर्म हो जा रहा है तो उष्मा किस माध्यम से उसमें आ गया, तो विकिरण के माध्यम से उसमें उष्मा आ गया। किस माध्यम से आ गया, विकिरण। जब कोई बिना कोई माध्यम के कोई वस्तु गर्म हो जाता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, विकिरण हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि जब देखते हैं आप कोई भी चीज अगर रख देते हैं बाहर, तो बाहर वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म। तो वो गर्म होने का रीजन क्या है, वो विकिरण के माध्यम से वो गर्म होता है। किस माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। तो याद रखिएगा कि विकिरण के माध्यम से गर्म, किसी वस्तु का क्या होना, गर्म हो जाना, ठीक है। या विकिरण के माध्यम से सबसे अधिक विकिरण किस रंग में होता है, तो सबसे अधिक काला रंग में विकिरण होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होइएगा कि ऊपर जो छाता होता है, ठीक है, हाँ, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर काला बनाने का मतलब है विकिरण अधिक होना, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद है उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण आपका हीरा का चमकना, किसका, हीरा का, या टोटल रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। हीरा का चमकना किसके कारण हो सकता है, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या उच्च अपवर्तन, ठीक है। उच्च अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, हीरा का चमकना। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होगी, प्रकाश की गति सबसे कम कहाँ होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन के संकेत के लिए, दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन के संकेत के लिए भी हम करते हैं, दूरदर्शन के संकेत के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। निश्चित कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, और वक्राकार होने के कारण जो है ना, दूरदर्शन के निश्चित दूरी के बाद जो है ना, ये क्या कहते हैं कि नहीं हो पाता है, एक दूसरे से मतलब रिलेटेड नहीं हो पाता है, दूरी को पता नहीं चल पाता है। ज़्यादा दूर होने के बाद पृथ्वी की सतह वक्राकार है, तो दूरदर्शन के संकेत के लिए हम निश्चित दूरी तक ही कर पाते हैं। दूरदर्शन के मतलब रेडिएशन एक निश्चित दूरी तक ही हो पाता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार होना, ठीक है। पृथ्वी की सतह क्या होना, वक्राकार होना। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने से क्या होता है, दूरदर्शन के मतलब रेडिएशन जो है अधिक दूरी तक हम नहीं कर पाते हैं, मतलब एक निश्चित दूरी तक ही कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक निश्चित दूरी होगा तभी ये दूरदर्शन का रेडिएशन होगा, अन्यथा रेडिएशन नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपको धूप चश्मा का प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका, धूप चश्मा, ठीक है। धूप चश्मा में क्या होता है, धूप चश्मा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसमें धूप चश्मा का प्रयोग जो है ज़्यादातर कहने का मतलब है कि अन्य मतलब बहुत सारे प्रकाशीय चीज़ जो है आपको डिफेक्ट करेगा, जिसके कारण जो है धूप चश्मा का प्रयोग करते हैं। लेकिन धूप चश्मा से ये पूछा जाता है कि भाई कितना डायप्टर रहता है, उसमें लेंस में पावर कितना रहता है, तो लेंस में पावर 0 रहता है। कितना रहता है, धूप चश्मा में
आपको ध्यान रखना है कि लेंस में पावर कितना दिया जाता है, सिर्फ धूप से बचने के लिए। किसके लिए? सिर्फ धूप से बचने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लेंस की क्षमता को मापते हैं। एक बात ध्यान में कर लीजिएगा, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/f। अगर किसी का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका डायोप्टर कितना होगा? 25, 1/25 हो जाएगा। 1/25, 1/25 नहीं होगा, बल्कि पहले सेंटीमीटर अगर ये है तो इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, तब उल्टा बदल। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इस बटे 100 कर देंगे, 1/4 आ गया। कितना आ गया? 1/4। अब 1/4 को हम चेंज कर देंगे किसमें? उल्टा कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब 1/f होता है ना, तो 1/4 ऑलरेडी ये मीटर में है, तो मीटर के उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/1। 4/1 का मतलब हो गया 4 डायोप्टर होगा। अगर जिसका 25 सेंटीमीटर होगा उसका 4 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। कितनी होगी? 4 डायोप्टर। तो इस तरह से डायोप्टर में हम लोग मापते हैं। किसको मापते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर का क्या मतलब होता है? 1/f, अर्थात फोकस दूरी का उल्टा, फोकस दूरी का उल्टा। ठीक है, जो भी फोकस दूरी होगा उसका उल्टा। फोकस दूरी अगर इतना मीटर है तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/1। तो ये क्या हो जाएगा? डायोप्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब उसके बाद है, मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक होता है। क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक होता है। अब वास्तविक और काल्पनिक में ध्यान रखना है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। और कौन दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो दर्पण में जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाले कोई नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाने वाला उत्तल है। उत्तल, ठीक है, उत्तल हमेशा काल्पनिक बनाता है। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है अवतल। अवतल क्या बनाते हैं? अवतल और अवतल जो बनाते हैं वास्तविक भी बनाते हैं, काल्पनिक भी बनाते हैं। ठीक है, उत्तल क्या बनाता है? हमेशा काल्पनिक बनाता है। समतल क्या बनाता है? हमेशा काल्पनिक बनाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही बनाए जाते हैं। तो आप अब जब दर्पण को याद हो जाएगा तो लेंस जस्ट उसका अपोजिट होता है। जो उत्तल दर्पण में गुण है, उत्तल दर्पण में गुण है, वो अवतल लेंस में हो। ठीक है, अवतल लेंस में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण को अगर आपको याद है कि हमेशा यहाँ क्या बन रहे हैं? काल्पनिक। क्या बन रहे हैं? काल्पनिक। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनेगा। वही अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक बनेंगे। अब अवतल दर्पण में क्या बन रहे हैं? दोनों बन रहे हैं। तो दोनों बन रहे हैं, तो उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस में क्या बनेंगे? दोनों बनेंगे। आगे समझ में? इसीलिए उत्तल और अवतल एक दूसरे के अपोजिट है लेंस में। ठीक है, इसीलिए दर्पण आप याद कर लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दर्पण कंफर्म रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आगे समझ में? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में मैंने बता दिया। अब बता दे रहे हैं थोड़ा सा बैगनी में। आपको हम बता दिए हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लेकिन सब में जान लीजिए कि किस में कितना होता है। ठीक है, सबसे कम आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी में आपको कितना होता है ये पूछ दिया गया है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा कि बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होगा उसको हम 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के, ठीक है, ये अधिकतम 4460 एंगस्ट्रम होता है। तो एंगस्ट्रम में हम किसको मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को। एंगस्ट्रम में किसको मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को। बैगनी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 से लेकर के, ठीक है। अब उसके बाद इसका याद करने के बाद आपको लाल का याद कर लेना है। किसका? लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य होता है आपका 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 6200 से लेकर के, ठीक है, 7600 एंगस्ट्रम। ठीक है, 7600 एंगस्ट्रम होता है। ये ध्यान में कर लीजिए। ये दोनों का आपको याद रहना जरूरी है। अन्य किसी का याद नहीं रहे, लेकिन ये दोनों का याद रहना जरूरी, क्योंकि इससे पूछे गए हैं सवाल, और इससे अगला अगर कोई टर्म पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है,
इससे कोई अगला टर्म पूछेगा तो यही पूछेगा कि भाई बैगनी में कितना तरंग दैर्घ्य होता है, तो 3900 से लेकर के 4460 तक, या ये कोई जरूरी नहीं है कि 3900 से लेकर 4400 तक ही आएगा, 4000 भी लिख सकता है ऑप्शन में। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर इसके बीच में कोई भी ऑप्शन होंगे तो ये आंसर होगा। उसी तरीके से 6200 से लेकर 7600 है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इतना के बीच कुछ भी दे सकता है। इसलिए ये ध्यान में करना है कि उस समय आप सोचिएगा कि 6200 से 7600 तो है नहीं ऑप्शन में, तो कैसे होगा, तो आप बीच वाला देख लीजिए। ठीक है, बीच वाला देख लीजिए। तो किसका सबसे ज्यादा होता है तरंग दैर्घ्य, लाल का, किसका कम होता है, बैगनी का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है, अगर सजाने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप किसको याद कर लीजिए, विबजियोर की याद कर लीजिए, VI, ठीक है, VIB, और उसके बाद है GYO, ठीक है, R। तो विबजियोर आप याद रखिएगा तो उससे सजा पाएंगे। मतलब इस शॉर्ट शब्दों में विबजियोर को याद रखिएगा तो V से बैगनी हो गया। ठीक है, I से आपका हो जाएगा बैगनी के बाद हो जाएगा जामुनी। ठीक है, जामुनी को हम बोलते हैं जामुनी होगा। ठीक है, जामुनी रंग होता है। B से ब्लू होता है, ब्लू को हम नीला बोलते हैं। ठीक है, उसका G से ग्रीन होता है, ग्रीन को क्या बोलते हैं, हरा बोलते हैं। Y से येलो होता है, येलो का पीला बोलते हैं। O से ऑरेंज होता है, ऑरेंज को नारंगी बोलते हैं। R से रेड होता है, रेड बोलते हैं। तो इस बात को विबजियोर को याद रखिएगा तो उससे सजा पाइएगा। पूछ दे मतलब रंग दे देगा, बोलेगा कि भाई कौन तरंग दैर्घ्य के अनुकूल सजा हुआ है। तरंग दैर्घ्य के अनुकूल मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, असेंडिंग पूछेगा तो ये असेंडिंग में है। ठीक है, लेकिन अगर डिसेंडिंग कहेगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर से आ जाएगा। ठीक है, अरे कहने का मतलब है कि ये बढ़ते क्रम है। क्या बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर वही घटते क्रम कहता तो पहले R हो जाता, तब O हो जाता, तब Y हो जाता, G हो जाता, B हो जाता, I हो जाता, तब B हो जाता। ये घटते क्रम हो जाता। तो इसको याद रखें, जब ये याद है तो उसी को उल्टा कर लीजिए ना। सबको याद रखना जरूरी थोड़ी ना, आगे समझ में। तो ये सजाने के लिए पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि किसमें सबसे कम है या किसमें ज्यादा है। ये लाल और बैगनी ना दे करके आपको इसी में से कोई दे देगा। जैसे पीला दे दिया, ठीक है, पीला दे दिया, पीला के बाद नीला दे दिया, नीला के बाद जामुनी दे दिया। अब बताइए कि बोलेगा किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे ज्यादा है, तो जामुनी में सबसे ज्यादा। कैसे, ये आपको देख के पता चलेगा, क्योंकि उस समय आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि हाँ हम ये खाली असेंडिंग डिसेंडिंग के सजाने के लिए आपको अभी भी ऑप्शन में ये सब तो आ चुके हैं एग्जाम में। हो सकता है कि आगे अगर टफ करेगा तो क्या करेगा, इसमें से दे देगा। आगे समझ में, इसलिए विबजियोर को याद रखना जरूरी है। आगे समझ में। उसके बाद है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है, ये पूछा जाता है। तो प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 3 घटनाएं होती है। एक तो होता है विक्षेपण, क्या होता है, विक्षेपण। ठीक है, उसके बाद है विक्षेपण हो गया। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये 3 घटनाएं घटती है, 1, 2 और 3। तीनों घटनाओं के कारण जो है ना प्रकाश का जो है ना इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश के कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं। अच्छा, इंद्रधनुष, सूर्य इधर है, अगर सूर्य इधर है तो बताइए कि किस साइड, सूर्य अगर पश्चिम में है तो किस साइड में इंद्रधनुष बनेगा, किस साइड में बनेगा। सूर्य अगर ऊपर है तो किस साइड में बनेगा, बताओ। ठीक है, सूर्य ऊपर है तो इंद्रधनुष कभी नहीं बनते। ठीक है, सूर्य ऊपर है तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि सूर्य अगर ऊपर चमक रहा है तो बताइए कि इंद्रधनुष कहाँ बनेंगे, तो बनेबे नहीं करेगा। ठीक है, और सूर्य अगर पश्चिम है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड बनेंगे। ठीक है, सूर्य पश्चिम है तो अपोजिट साइड में आपका बन जाएगा क्या, इंद्रधनुष। अगर सूर्य पूर्व है तो इसके अपोजिट साइड कौन, पश्चिम में बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये, क्योंकि प्रकाश जब तक जाएगा, देखिए प्रकाश जाएगा, प्रकाश जाने के बाद अपवर्तन होगा तभी ना इंद्रधनुष बनेगा। अब प्रकाश जा रहा है इधर से, तो इधर से जा रहा है तो यहीं से अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो सामने जो है ना आपका स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अपवर्तन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जस्ट अपोजिट साइड में क्या बनते हैं, क्या बनता है, इंद्रधनुष। ठीक है, और ऊपर होने पर कितने इंद्रधनुष बनते हैं, 0। ठीक है, कोई इंद्रधनुष नहीं बनता। इंद्रधनुष का बनना क्या, कौन सी घटना है, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, 7। ठीक है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है,
ये इंद्रधनुष के रंग है, 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ वर्ण विक्षेपण पर नहीं है, ये घटनाएं आपका अपवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। सूर्य आने वाले प्रकाश के किरणें को क्या करता है? किसी दर्पण की सहायता से हम क्या करते हैं? केंद्रित कर सकते हैं या हम फैला सकते हैं। ठीक है, कोई भी दर्पण की सहायता से हम सूर्य के प्रकाश को या तो फैला सकते हैं या तो हम केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए दर्पण का नाम कभी कभी अभिसारी और अपसारी रख दिया जाता है। अभिसारी, ठीक है, और अपसारी, ठीक है, अपसारी और अभिसारी दर्पण का नाम। तो आखिर वो दर्पण कौन है जो अभिसारी है? ठीक है, और वो दर्पण कौन है जो अपसारी है? ठीक है, कौन सा दर्पण में इकट्ठा होता है? तो इकट्ठा आपको ध्यान में रखिएगा। जब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिगर खींच करके, ये कौन सा दर्पण है बताइए? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है। तो अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है, ये परावर्तक सतह है। ठीक है, और इसका जो है धंसा हुआ है। ठीक है, ई देने का मतलब ये कलई किया हुआ है, मतलब ये रंगा गया है। तो रंग दिया है तो दर्पण का मतलब मुंह इधर है ना, तभी ना आपको आईना दिखाई देगा। अर्थात पीछे से रंगेंगे तभी तो आप देख पाएंगे अपने इमेज को। अगर पीछे से नहीं रंगेंगे तो इमेज देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये पीछे से कलई कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका धंसा हुआ है। धंसा हुआ अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? और उठा हुआ कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। ठीक है, अब ये जो प्रकाश जो है इसी दिशा में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश का क्या है, ये आपका प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के जब समांतर आता है तो ये मुड़ करके फोकस से होकर के गुजर जाता है। क्या होता है? फोकस से होकर के गुजर जाता है। फिर अगर दूसरा आया तो ये भी फोकस से होकर के गुजरेगा। तो प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो ये दर्पण कौन सा होगा? अभिसारी। अभिसारी किसको कह रहे हैं? अवतल दर्पण। किसको कह रहे हैं? अवतल। लेकिन इसमें क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है इसमें? फैलाव। तो इसीलिए उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। आगे समझ में, ये फैलाव करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अपसारी और अभिसारी, इसी बात को ध्यान रखना है। आगे हम बताएंगे आपको सूर्य ग्रहण के बारे में, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के नंगी आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। कारण क्या है? रेडिएशन ज्यादा होता है। उसमें पराबैंगनी किरणें होती है जो कि आपको आंख को क्या कर सकता है? क्षतिग्रस्त कर सकता है। सूर्य ग्रहण के समय हमको नंगी मतलब खुली आंखों से, चश्मा लगा के देखिए ठीक है, लेकिन बिना कोई किसी चीज का लगाए हुए आप नहीं देख सकते। देखते हैं तो आपको आंख पर प्रभाव पड़ सकता है। तो कारण किसका हो सकता है? पराबैंगनी किरणें के कारण। किसके कारण? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम यहीं पर अपनी बातों को एंड करेंगे। प्रकाश से इससे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि पूछा जाना चाहिए। और इतना बात पहले आपको अगर याद है तभी जाकर के आपको आगे याद होगा, नहीं तो आप इतना बात अगर याद नहीं होंगे तो आपको आगे याद नहीं होगा। इसलिए इतना बातों को आप कंफर्म कर लीजिए वीडियो की।